सो इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, इसमें हम लोग स्फेरिकल सरफेस को भी डिस्कस करेंगे और प्लेन सरफेसेस को भी करेंगे। रियल और अपरेंट डेप्थ वगैरह का जो कंसेप्ट है वो सारा कुछ कवर करेंगे आज, ग्लास स्लैब और ये। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये भी। पहले तो एक डेरिवेशन ही करा देते हैं आपको, स्फेरिकल एट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में जो यूवी रिलेशंस होता है उसको डिराइव कैसे करते हो आप। तो डेरिवेशन देख लो इसका, स्कूल में भी हेल्प करेगा और रिलेशन को समझोगे आपकी यू और वी में किस तरीके से रिलेशन लाते हो। तो सपोज कोई एक स्फेरिकल सरफेस मान लो हमने ड्रॉ किया, अब वो कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो हम कोई एक केस मान करके आपको डेरिवेशन करेंगे। तो ये जो सरफेस हमने माना है, मतलब इसको आप कोई स्फेरिकल सरफेस कह सकते हो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है। इसकी लेफ्ट साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इधर जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर सकते हो μ1 से। राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का μ2 से। ये लाइन स्फीयर की एक्सिस बन जाएगी। और टारगेट हमारा ये है कि अगर हम मीडियम 1 के अंदर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इनसाइड मीडियम 1 मान लो किसी पॉइंट पर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसकी इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है और उसी रिलेशन को आप यू एंड वी रिलेशन के नाम से दोगे। रे डायग्राम्स कौन से फॉलो करेंगे, पहले तो ये देखो आप इसमें कौन से रे डायग्राम्स फॉलो होंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक रे किसी भी पॉइंट पर आप इंसिडेंट कराओ इसके, एट एनी पॉइंट, और जिस भी पॉइंट पर आप रे को इंसिडेंट कराओगे उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो स्फीयर की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो। स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो कोई लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इस लोकल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस पॉइंट पर लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो वहां के लिए ये नॉर्मल का बिहेव करेगी। दिस इज नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करिए, यहाँ पर स्नेल्स लॉ फॉलो करो। इंसिडेंस वाले पॉइंट पर नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे और इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करें। अब डिपेंड करता है कि सेकंड वाला मीडियम फर्स्ट वाले मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर है या फिर फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में रेयर है, उसके अकॉर्डिंगली रे का रिफ्रैक्शन दिखाओगे। मैं फिलहाल मीडियम 2 को रेयर मान करके चल रहा हूँ, मीडियम 2 को रेयर मान करके, और उसी के अकॉर्डिंग रेज को नॉर्मल से अवे ला करके नीचे की तरफ लाएगी। तो जो रेज है उसको हम अवे फ्रॉम नॉर्मल नीचे की तरफ ला रहे हैं रिफ्रैक्ट करने के बाद। तो ये आप कह सकते हो कि ये इंसिडेंट रे हो गई और उसका रिफ्रैक्शन दिखाया आपने इस तरफ, और वो नॉर्मल से कुछ आर एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल आर। एक और रिफ्रैक्टेड रे दिखाओ, एक और इंसिडेंट रे दिखाएंगे, बट वो इंसिडेंट रे कौन सी लेंगे आपको दिखा देते हैं डायग्राम के अंदर। दूसरी इंसिडेंट रे ले जो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो और स्फीयर के पोल पर डायरेक्टली स्ट्राइक करे। तो जो रे डायरेक्टली थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर स्फीयर की पोल पर जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद अनडेविएटेड बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ये सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। और मीडियम 2 के अंदर दो रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दो रिफ्रैक्टेड रेज का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बाय डेफिनेशन आप इसको इमेज आई से डिनोट करोगे। सिंबल्स के नाम पर ये कहेंगे, पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को एज यूजुअल वी से डिनोट करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को एज यूजुअल यू से डिनोट करो, एंड पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से। रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा वो देखो आप। रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए उसके लिए कुछ नाम देने पड़ेंगे। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको फिलहाल ए नाम दे देते हैं। जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ है यहाँ पर कुछ एंगल मान लो अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई एंगल मान लेते हैं बीटा, और पॉइंट आई पर कोई एंगल मान लो यहाँ पर गामा या थीटा, कुछ भी मान ले इसको। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के थ्रू रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन द एंगल अल्फा, एंगल आई और एंगल बीटा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फॉलो करें तो अल्फा एंगल आई एंगल, सर अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा। हाँ अल्फा प्लस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, यानी कि एंगल आई को लिख सकते हो यहाँ से, एंगल आई विल बी बीटा माइनस अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बीटा, थीटा और एंगल आर का भी रिलेशन चलेगा। एंगल बीटा में, एंगल थीटा में और एंगल आर के बीच में भी, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाओ, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। तो इसके हिसाब से एंगल आर की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ
बीटा एंड थीटा जाएंगे तो वो बीटा प्लस थीटा, सेकंड इक्वेशन ये फॉलो करेंगे। तीसरी इक्वेशन हम पॉइंट ए पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है वहां पर स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू विच साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आर है, साइन आई बाय साइन आर is a refractive index for the second medium mu2 and divided by refractive index of first medium mu1, थर्ड इक्वेशन। ये टोटल ये 3 इक्वेशंस बनेंगी। इन 3 इक्वेशंस के बाद जानते हो क्या करोगे, थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर। आफ्टर 3 इक्वेशंस आपको एक अप्रोक्सीमेशन लगाना है, और वो अप्रोक्सीमेशन देखो ये है। अप्रोक्सीमेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पॉइंट ए है वो पोल के काफी क्लोज आ रहा है यहाँ पर। डायग्राम में क्लोज नहीं दिख रहा, बिकॉज डायग्राम तो क्लैरिटी के लिए बड़ा बनाते हैं हम लोग। बट पॉइंट ए मतलब जहां पर लाइट का इंसिडेंस हो रहा है, लाइट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है वो पोल के ऑलमोस्ट कॉन्साइड कर रहा है, लगभग इसके क्लोज है। तो अगर ये वाला अप्रोक्सीमेशन फॉलो करें कि पॉइंट ए वेरी क्लोज टू द पोल, ऐसे में ये जो एंगल्स बनेंगे आपको, जितने भी ये एंगल्स आप देख रहे हो, अगर पॉइंट ए को पोल के काफी क्लोज लेके आओ तो अल्फा एंगल, बीटा एंगल और थीटा एंगल ये सब स्मॉल एंगल्स बनेंगे। तो अल्फा भी टेंडिंग टू जीरो, बीटा भी टेंडिंग टू जीरो एंड थीटा भी टेंडिंग टू जीरो। और जब ये तीनों ही टेंडिंग टू जीरो हैं तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से एंगल आई और एंगल आर भी टेंडिंग टू जीरो बन गए। और एंगल आई एंगल आर अगर टेंडिंग टू जीरो है तो फिर थर्ड इक्वेशन से आप लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी लगाओ। साइन ऑफ आई को रिप्लेस करके हम सिंपली आई कर सकते हैं, साइन ऑफ आर को रिप्लेस करके सिंपली आर कर सकते हो, इक्वल टू म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1। सो फाइनली यहाँ से एक रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि दैट म्यू1, और आई को हम रिप्लेस करेंगे, आई को फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन है बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से हम आई को रिप्लेस कर देंगे बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू म्यू2 मल्टीप्लाइड बाय दिस आर, आर को भी रिप्लेस करो बीटा प्लस थीटा। और फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, बीटा वाले फैक्टर्स को एक तरफ करना है और अल्फा और थीटा को एक तरफ करना है। तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा आपका, अगर इसको मतलब साइड चेंज कर दें इसकी, बीटा वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं और अल्फा वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। तो माइनस म्यू2 थीटा माइनस म्यू1 अल्फा इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा। आप यहाँ तक का डेरिवेशन एक बार देख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आई मीन हालांकि कोई बहुत ऐसी टफ डेरिवेशन नहीं है, हो गया सर। है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हैं। यस सर। अब एक लाइन और फॉलो करनी है इसके बाद सिर्फ। अब एक लाइन आप ये फॉलो करोगे प्रॉपर्टीज में, जो लिमिट्स आप लगाते हो कि जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर रहे होते हो, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि जब ये हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और लिमिट्स का ही कंसेप्ट है आपका, दैट व्हेन थीटा इज टेंडिंग टू जीरो then tan theta is also equals to theta, tan theta is roughly equals to theta in radians। तो ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करके जो यहाँ पर थीटा है इसको अब आप tan ऑफ थीटा मान सकते हैं, जो यहाँ पर अल्फा है उसको tan ऑफ अल्फा मान सकते हैं, और जो ये बीटा है उसको tan ऑफ बीटा मान सकते हैं। उल्टा चलोगे आप, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन tan थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर, तो रिवर्स कह दीजिए कि जहां जहां थीटा आएगा वहां वहां हम tan थीटा करेंगे। अब tan थीटा की वैल्यू इस फिगर में कितनी होगी वो देखो। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट ए से स्फीयर की एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन लाओ, पॉइंट ए से स्फीयर की एक्सिस पर परपेंडिकुलर, और उसको कुछ बी पॉइंट का नाम दे देते हैं। अब आप खुद चेक करो और बताना क्या बनेगा आपका। चेक करने के बाद देखना आपका आंसर, माइनस म्यू2, जहां पर थीटा है उसकी जगह tan थीटा, और tan थीटा इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से चला जाएगा तो ये बन जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी आई, लिख सकते हैं इसको, tan थीटा की वैल्यू को ए बी अपॉन बी आई। यस ठीक है, और अल्फा को देखो, अल्फा आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, उसके अंदर से tan अल्फा की वैल्यू मिल ए बी बाय ओबी, ए बी बाय ओबी, ए बी बाय ओ बी। और राइट हैंड साइड पर ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, और बीटा की जगह पर tan बीटा, और tan बीटा की जगह पर ए बी डिवाइडेड बाय सी बी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए अब एक और पॉइंट, आप खुद सोचो, अगर पॉइंट ए पॉइंट पी के काफी क्लोज होता, आई मीन होता, डायग्राम को छोड़ दीजिए, रियल मतलब ऐसे सोचा जाए
अगर हमारा पॉइंट ए यहाँ कहीं पर होता है, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वहां से, तो हमारा बी वाला पॉइंट और मिरर का जो पोल वाला पॉइंट है, स्फीयर का पोल वाला पॉइंट, मतलब डिस्टेंस बीपी की वैल्यू कितनी बनेगी? अगर अगर पॉइंट ए और पॉइंट पी लगभग लगभग जीरो डिस्टेंस पे लिए जाए, पॉइंट ए और टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, यानी कि बी वाला पॉइंट और पी वाला पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, नियरली कोइंसाइड करेंगे। जो पॉइंट बी देख रहे हो और जो पॉइंट पी देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड करने वाले पॉइंट बनेंगे। अब बस एक स्टेप आप कर लो इतने दो अप्रोक्सीमेशन के बाद। देखिए, पहली बात, इसमें सब में से ए बी चला जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए कैंसिल कर सकते हो, ए बी पूरा कैंसिल। जो बी आई है उसको क्या लिख सकते हैं? बी आई इज नियरली, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, बी आई इज नियरली पी आई, मतलब बी और पी लगभग कोइंसाइड कर रहे हैं। और पी आई को क्या लिखेंगे? तो ठीक है, अब पी आई को आप इमेज का डिस्टेंस वी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ओबी को क्या लिखेंगे? तो ओबी नियरली इक्वल टू ओपी एंड ओपी इक्वल टू ओ से पी, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से यू डिनोट किया हमने, लेकिन ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन में ये क्या लिखा जाएगा? अगर हमने ऑप्टिक्स के साइन कन्वेंशन को फॉलो करें कि इंसिडेंट रे की साइड पॉजिटिव और माइनस यू लिखेंगे इसको। एंड देन आता है सीबी, क्या लिखेंगे इसको? देखो, सीबी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सीपी विच इज रेडियस, बट साइन कन्वेंशन फॉलो करिएगा। साइन कन्वेंशन में फिर बोल रहे हैं सरफेस के राइट साइड पर पॉजिटिव डिस्टेंस है और सरफेस की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव डिस्टेंस है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पोल के लेफ्ट साइड पर जा रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इस स्फीयर की पोल की लेफ्ट साइड पर है, यानी कि नेगेटिव साइड की तरफ है वो, तो आप इसमें जो रेडियस का साइन पुट करोगे वो भी माइनस ऑफ आर। अब ये सारी वैल्यूज पुट करो आप, बी आई की जगह रख दो आप वी, ओ बी की जगह रख दो माइनस यू, और सी बी की जगह रख दो माइनस आर, एंड चेक करके देखिए कि क्या रिजल्ट बनता है। ये सारे कन्वेंशन रखने के बाद फाइनली आपको क्या रिजल्ट बनता है, आंसर क्या बनता है इसका। सारी चीजें रिप्लेस करिए, जो बी आई है उसकी जगह रिप्लेस करो वी प्लस वी से, जो ओ बी है उसको रिप्लेस करें माइनस यू से, और जो सी बी है उसको रिप्लेस करें माइनस आर से। क्या रिजल्ट बनता है देखो इसको। करा आपने? यस सर, देखिए, रिजल्ट ये बनना चाहिए, इट शुड बी μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u एंड इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। एक बार वेरीफाई करना रिजल्ट को। यस सर, और यही इसका फॉर्मूला है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिकॉज इससे हम लेंस वगैरह का भी डेरिवेशन करेंगे। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। इसी को आप रिफ्रैक्शन का यूवी रिलेशन कह सकते हो, यूवी रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन। सिंबल्स का मीनिंग क्लियर है? सिंबल्स का मीनिंग u फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v फॉर द इमेज डिस्टेंस, r फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, μ1 इंसिडेंट वाला मीडियम और μ2 रिफ्रैक्शन वाला मीडियम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, μ1 का मतलब होगा जो इंसिडेंट रे है वो जिस मीडियम में थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 का मतलब रिफ्रैक्ट होने, यानी मैं इसको लिख देता हूँ। सो μ1 को आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट बिफोर द इंसिडेंस। अब इसमें इस वर्ड का मतलब भी है, जस्ट बिफोर इंसिडेंस क्यों लिखना है उसका मतलब भी है। और μ2 को कह दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज जस्ट आफ्टर द रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब ये बताओ, जो अभी डेरिवेशन हमने किया है, इस डेरिवेशन में जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है? जो डेरिवेशन आपने की है, तो ये जो दो रिफ्रैक्टेड रेज आप दिखा रहे हो, एक रिफ्रैक्टेड रे पॉइंट ए से जो रिफ्रैक्ट होके आ रही है, और एक रिफ्रैक्टेड रे जो पोल से रिफ्रैक्ट होके जा रही है, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज क्या रियल में पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर इनको वर्चुअली इंटरसेक्ट कराया गया है यहाँ पर? तो रियल है। इसका मतलब पॉइंट ए पर रियल इमेज बन रही है। और इस समय v का साइन कितना आ रहा है? साइन ऑफ v जो यहाँ पर बन रहा है वो कितना आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसको अपना रूल बनाओगे, इसको रूल बनाओगे
कि रिफ्रैक्शन में जब भी V पॉजिटिव आएगा तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन होगा कि ये एक रियल इमेज बन रही है। पॉजिटिव V अगर आ रहा है तो आप इसको रियल इमेज मान लें, और अगर V नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसको मान लेना वर्चुअल इमेज। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। नेचर ऑफ इमेज आइडेंटिफाई करने के लिए आपको V फाइंड आउट करना पड़ेगा, और V पॉजिटिव मतलब रियल, V नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये तो हो गया आपका U एंड V का रिलेशन एंड प्रॉपरली प्रूफ इसमें। लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशंस क्या हैं बताओ जरा। जो अप्रोक्सीमेशंस यूज की गई हैं उसका ध्यान देना है आपको। पहली अप्रोक्सीमेशन जो लगाई थी वो क्या लगाई थी, मतलब एक ही अप्रोक्सीमेशन है, और वो अप्रोक्सीमेशन ये था कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो इसके पोल के काफी क्लोज है। यानी इसको किस टाइप की रे मान सकते हो, जो O से A तक की जो रे जा रही है, पैरा एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये जो रिजल्ट है दिस इज ओनली फॉर पैरा एक्सल रेस। नेक्स्ट, ये हमने कंसिडर किया आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के केसेस में, लेकिन अगर यहीं पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो आपको एक रिलेशन और निकालना पड़ेगा जो कि मैग्निफिकेशन का होगा। एक और रिलेशन, तो मैग्निफिकेशन कैसे प्रूव करते हैं वो देखो आप। लैटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसमें कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्शन के टाइम पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी मान लो इसका, और इसका रिफ्रैक्शन और इसकी इमेज दिखानी है। तो आप देखो रे डायग्राम कौन से दिखाएंगे, पहले उसको समझते हैं। कौन सा रे डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करो, पॉइंट ए से एक रे लाओ, ऑलमोस्ट पैरेलल बनाते हैं, पैरेलल रे। जरूर इतने आप पैरेलल नहीं भी चाहते कोई दिक्कत नहीं है, नॉन पैरेलल रे से भी काम चल जाएगा, ऐसे भी दिखा सकते हो आप। पॉइंट ए से एक रे डायरेक्टली पोल पर लेके जाते हैं, सीधा पोल पर। जो रे पोल पर जाएगी उसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बिकॉज पॉइंट पी पर नॉर्मल लाइन बिल्कुल हॉरिजेंटल बनेगी। पॉइंट पी के लिए ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है यही नॉर्मल है, क्योंकि वही स्ट्रेट लाइन इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी। तो इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट कर दो, और एज्यूमिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से, यानी कि इस तरफ रेयर मीडियम है, लेफ्ट साइड पर डेंसर मीडियम है, तो जो रिफ्रैक्शन दिखाएंगे हम पॉइंट ए पर रे का, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दें आप इसको। इस तरीके से रिफ्रैक्शन दिखा दो इसमें। एक तो ये होगा। दूसरी रे कौन सी दिखा सकते हैं, सेकंड रे अगर मुझे दिखानी है तो वो कौन सी होगी, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा यहाँ पर। देखो सेकंड रे आप ये दिखा सकते हो, जो पॉइंट ए से वाया सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, पॉइंट ए से वाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रिफ्रैक्शन किस तरफ होगा। जो रे पॉइंट ए से वाया सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, अगर इसको रिफ्रैक्शन में दिखाना हो तो एनी लाइन विच, हाँ एनी लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ नॉर्मल लाइन। स्फीयर के केस में तो ये नॉर्मल लाइन है, और नॉर्मल लाइन है तो इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन बन के आगे जाएगी बिना किसी डेविएशन के। तो एक रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आ रही है, और एक रे ये जो पॉइंट पी से रिफ्रैक्ट होकर के आ रही है। तो ये दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को आप कहोगे ये इमेज ऑफ पॉइंट ए बनेगी, यानी ए डैश कह सकते हैं इसको। और यहीं से आप एक इन्वर्टेड एरो दिखा सकते हो, जिसको कह सकते हो कि ये ए बी की एक इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगी इस तरीके से, क्योंकि बी पॉइंट की इमेज एक्सिस पे ही बनेगी। देखो बी पॉइंट ऑन एक्सिस है, तो ऑन एक्सिस वाले पॉइंट की इमेज ऑन एक्सिस बनती है, ऑफ एक्सिस वाले पॉइंट की इमेज ऑफ द एक्सिस बनेगी। जो एक्सिस पर है उसकी एक्सिस पर इमेज बनेगी, जो एक्सिस के ऊपर है उसकी इमेज हो सकता है एक्सिस के ऊपर बन जाए, हो सकता है एक्सिस के नीचे बन जाए। उसी को आप इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज के फॉर्म में पढ़ोगे। इस फिगर के हिसाब से तो ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब ए बी का साइज हमने एच ओ माना है, ऑब्जेक्ट साइज एच ओ, और ए डैश बी डैश को हम इमेज का साइज एच आई डिनोट कर रहे हैं, और इनके रेशियो को मैग्निफिकेशन से डिफाइन कर रहे हो। दैट मीन्स ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ये बाय डेफिनेशन हमारा मैग्निफिकेशन है। अब इसको कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा, पॉइंट पी पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर मान ले। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करो आप, एक ट्राइंगल ले लो आप ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल यूज कर लेते हैं यहाँ पर ए डैश बी डैश और पी। सिमिलरिटी नहीं सॉरी, मतलब टेन आई। तो ट्राइंगल ए बी पी में अगर हम टेन आई को यूज करें, ट्राइंगल ए बी पी में टेन आई की वैल्यू, तो टेन आई की वैल्यू लिखी जाएगी ए बी डिवाइडेड बाय
बीपी, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी में tan ऑफ आर की वैल्यू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय पी बी डैश। डिवाइड करो इनको। डिवाइड करने से पहले एक काम और कर सकते हो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे जब, मतलब पैरा एक्सेल अप्रोक्सीमेशन, और ये एज्यूम करें कि एंगल आई 0 को टेंड कर रहा है, एंगल आर 0 को टेंड कर रहा है, तो फिर एक बार मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाओ, tan आई को रिप्लेस किया जा सकता है साइन ऑफ आई से, और tan आर को रिप्लेस किया जा सकता है साइन ऑफ आर से। और फिर जब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो tan आई डिवाइडेड बाय tan आर विल बिकम एक्चुअली sin आई अपॉन sin आर, और राइट हैंड साइड पर डिवाइड करोगे तो ए बी डिवाइडेड बाय बी पी एंड फर्दर डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर को स्नेल्स लॉ से म्यू2 बाई म्यू1 हो गया, और ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश बाय डेफिनेशन 1 अपॉन मैग्निफिकेशन हो गया वो। पी बी डैश डायग्राम के अकॉर्डिंग पी से बी डैश तक का डिस्टेंस हमारा इमेज डिस्टेंस है, वी से डिनोट करेंगे इसको, तो पी बी डैश को वी लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय पी बी, दैट इज बी से लेकर के पॉइंट पी तक का डिस्टेंस जो बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस यू है बाय कन्वेंशन। ठीक है पॉइंट? अच्छा एक कन्वेंशन आपको यहाँ भी लगाना है, देखो पहले बता दे, जो ए बी है, ए बी थोड़ा डायग्राम दिखना, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी आप एक कन्वेंशन फॉलो करते हो कि एनी डिस्टेंस विच इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड अ डिस्टेंस विच इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। एक तो राइट लेफ्ट कन्वेंशन लगाते हो कि ये पॉजिटिव साइड है, ये लेफ्ट नेगेटिव साइड है, तो ये जो ए बी है ना, इसमें भी एक कन्वेंशन आएगा। ए बी जो आप कह रहे हो उसको अगर मैं हाइट के फॉर्म में लिखूंगा तो उसको मैं लिख लूंगा प्लस ऑफ एच ओ, क्योंकि वो ऊपर है, और ए डैश बी डैश को जब मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखूंगा तो ए डैश बी डैश बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो बाय साइन कन्वेंशन माइनस ऑफ एच आई ए। इस पूरे रिजल्ट को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू मिलेगी। नाउ एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, और जिसको हम मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं एम, तो एक्चुअली जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपका तो वो रिजल्ट कुछ यूं आएगा, म्यू1 बाई म्यू2 मल्टीप्लाइड बाय वी अपॉन यू, फाइनल रिजल्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। एच आई बाई एच ओ इक्वल टू एम टाइम्स एम इक्वल टू म्यू1 बाई म्यू2 इंटू वी बाई यू। ये दूसरा डेरिवेशन हुआ। एक डेरिवेशन यूवी रिलेशन के लिए था और एक डेरिवेशन मैग्निफिकेशन वाले रिलेशन के लिए है। यही दो डेरिवेशन आएंगी, और एक तीसरी डेरिवेशन अभी आएगी इसकी फोकल लेंथ और इसकी पावर। फोकल लेंथ की डेरिवेशन आएगी प्लस एक पावर की डेरिवेशन होगी इसकी। अब इसमें ना कुछ लोग ये समझते हैं, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कुछ लोगों को कि हम लोग डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशंस को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करते हैं तो फिर से साइन कन्वेंशन लगाते हैं इसके अंदर, और डेरिवेशन किया है तो भी साइन कन्वेंशन लगाते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? आएगी कि नहीं आएगी बताएं? यस सर। और ये मन में एक डाउट होता है, कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि यार डिराइव किया था तब भी हमने साइन कन्वेंशन लगाया, क्वेश्चन किया फिर से हमने साइन कन्वेंशन लगाया, ये क्या दो बार साइन कन्वेंशन क्यों लगा रहे हैं हम लोग? तो इसका मैं अब आपको ना एक रीजन बताता हूँ कि हम दो बार साइन कन्वेंशन क्यों लगाते हैं, डेरिवेशन करते वक्त भी और न्यूमेरिकल करते वक्त भी। इसके लिए जरा ये जो डेरिवेशन अभी हमने की थी यहाँ पर, ये डेरिवेशन, एक बात करो, सिर्फ आप एक काम करना मेरे लिए, आप यहाँ पर देखो, पॉइंट समझना यार, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें कोई देगा नहीं कि डबल डेरिवेशन क्यों, डबल साइन कन्वेंशन क्यों लगाते हैं। इसके लास्ट स्टेप पर, इस डेरिवेशन के लास्ट स्टेप पर जब आपने सबकी वैल्यूज रिप्लेस की हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन फॉलो किया है, मतलब बी आई को रिप्लेस किया है प्लस वी से, ओ बी को रिप्लेस किया है माइनस यू से, और सी बी को रिप्लेस किया है माइनस आर से। अब आप एक काम करो, अब आप इनको बिना साइन कन्वेंशन के रिप्लेस करो, क्या रिजल्ट बनेगा देखो जरा आप। मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला स्टेप सर्कल कर रहा हूं जिसको मैं, इसके जस्ट ऊपर वाला स्टेप जिसको मैं बॉक्स में लेके जा रहा हूं, इसके अंदर बी आई की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू और सी बी की वैल्यू बिना साइन कन्वेंशन के रखो आप, मतलब सबकी जगह प्लस रख दो, ये माइनस हटा दो इसमें से, माइनस यू ना रखें, उसको यू रख दें, माइनस आर की जगह सिर्फ आर रखें, और प्लस वी की जगह तो खैर प्लस वी रहेगा। क्या रिजल्ट बनेगा आप देखो जरा।
अगर आप यहाँ पर बिना साइन कन्वेंशन के डेरिवेशन करते तो क्या बनता? मतलब ये जो म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर है, ये रिजल्ट तो आपका विद साइन कन्वेंशन आया था। सर इनके बीच में प्लस हो जाएगा और म्यू1 माइनस म्यू2 हो जाएगा। अब सुनो क्या होगा, देखो, हाँ बिल्कुल, विदाउट साइन कन्वेंशन अगर आपने प्रूफ किया होता है इसको, बिना साइन कन्वेंशन के अगर मान लो मैंने इसकी प्रूविंग की होती तो रिजल्ट कुछ अलग आता। क्या बता रहे बताओ? म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू की जगह पर सर प्लस हो जाएगा वहां पे। यस सर। और इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई सर म्यू1 माइनस म्यू2। मतलब यहाँ आर की जगह माइनस साइन, मतलब ऊपर की तरफ एक तरीके से म्यू1 माइनस म्यू2 कर देते हैं। ठीक है, चलो अभी भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी वो समझिएगा। अब एक अगला काम करो। अब आप एक नेक्स्ट काम ये करें, आप सरफेस चेंज कर दें, दूसरे टाइप का सरफेस ले लो। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरीके के सरफेस होते हैं। अब हम सरफेस बदलते हैं। लेफ्ट साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, राइट साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। फटाफट डायग्राम बनाएंगे। एक रे को हमने सरफेस पे ले गए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसका ए नाम ले दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि नॉर्मल डिफाइन कर देगा इसके लिए। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल कह दो उसको। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा। लाइट को रिफ्रैक्ट करके मान लो म्यू2 की साइड लेकर के आए रिफ्रैक्शन के बाद, और रिफ्रैक्शन के बाद जब वो म्यू2 की साइड आया तो जहां पर मिला एक्सेस को वो इमेज पॉइंट हो गया। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक डेरिवेशन कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी बताएंगे सब। और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। वापस चलते हैं, इधर थीटा एंगल, इधर बीटा एंगल और इधर अल्फा एंगल। फटाफट एंगल आई का जो रिलेशन बनेगा, देखिए फास्ट करते हैं इसको जरा। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 बाई म्यू1। ठीक, और अप्रोक्सीमेशन को कैरी करना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आई इंटू म्यू1 इक्वल्स टू म्यू2 इंटू आर। अब एंगल आई को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा बीटा अल्फा? फटाफट बताए एंगल आई। सर बीटा प्लस थीटा। बीटा प्लस थीटा। ओके, थीटा। तो आई को लिख देंगे बीटा प्लस थीटा। थोड़ा सा मैं फास्ट डेरिवेशन करूंगा, कोऑपरेट करिएगा। म्यू1 आप खुद कह रहे हो कि आई को लिख सकते हो बीटा प्लस थीटा इंटू म्यू1, और म्यू2 टाइम्स आर को लिखेंगे तो आर को लिखोगे यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, और फिर अप्रोक्सीमेशन में जहां बीटा है वो एक्चुअल में tan बीटा लिख दिया जाएगा, जहां थीटा है उसको tan थीटा लिख देंगे। सेम डेरिवेशन, सेम कंसेप्ट। और tan बीटा की वैल्यू, प्रोसेस वही रहेगा। आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यहाँ पर बी पॉइंट, लेकिन बी और पी कोइंसाइड करने वाले पॉइंट होंगे, मतलब ये काफी क्लोज पॉइंट्स बनेंगे। तो फिर थोड़ा सा एक दो स्टेप ओवर स्टेपिंग कर रहा हूँ। tan बीटा की वैल्यू को जब मैं लिखूंगा, tan ऑफ बीटा की वैल्यू, तो वैसे तो वो ए बी डिवाइडेड बाय BC डिस्टेंस होगा, लेकिन BC डिस्टेंस की जगह पर मैं डायरेक्टली P to C का डिस्टेंस कर देता हूं और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। कर सकता हूं इसको बीटा की जगह, थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर tan थीटा की जगह पर AB डिवाइडेड बाय B से O तक का डिस्टेंस, जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है। हम कोई साइन कन्वेंशन नहीं फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वल टू म्यू2 बीटा tan बीटा, फिर से एक बार AB डिवाइडेड बाय R माइनस अल्फा tan अल्फा AB डिवाइडेड बाय tan अल्फा में V हो जाएगा, वो P से इमेज तक का डिस्टेंस। अब आप देखो क्या रिजल्ट बनता है। सारे AB कैंसिल कर दो, सारे AB कैंसिल कर दो। देखो क्या रिजल्ट बनता है, बताता हूँ आपको। यहाँ रिजल्ट आएगा म्यू2 बाई V प्लस म्यू1 बाई U इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय R। एक बार चेक करना है इसको। यस सर, ठीक है, यही है। पहले क्या आया था, पिछले केस में क्या आया था, बिना साइन कन्वेंशन के म्यू2 बाई V प्लस म्यू1 बाई U इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 बाई R था। और अब क्या रिजल्ट आया आपका? क्या सेम रिजल्ट आ रहा? डेरिवेशन विदाउट साइन कन्वेंशन का सेम रिजल्ट है। बोलो, ये चीज बिना साइन कन्वेंशन के चली हमने। सर एक साइन का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब आप एक काम करो। अब अगर यही डेरिवेशन विथ साइन कन्वेंशन करते, तो हम R को प्लस लिखे कि माइनस लिखे,
पोल के राइट साइड पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है? Plus. आप सुनना, तो अगर मैं इन्हीं डेरिवेशंस में इन वैल्यूज के आगे इनके साइन कन्वेंशंस लगा देता, प्लस कर देता, यू के आगे माइनस लगा देता, और वी पॉजिटिव है यहाँ पर, अब क्या फर्क पड़ता अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करके डेरिवेशन करता? तो अगर मेरा डेरिवेशन विद साइन कन्वेंशन चलता, और एक मैंने आपको बिना साइन कन्वेंशन के दिखाया, अब आप एक काम करो, डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशन लगाओ, अब क्या रिजल्ट आएगा देखो, सिर्फ यू का साइन पलट गया, अब आपका रिजल्ट क्या आ गया, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। दिस इज विद साइन कन्वेंशन। तो क्या हो रहा है देखो, विद साइन कन्वेंशन पिछला रिजल्ट, विद साइन कन्वेंशन का प्रीवियस रिजल्ट, और विद साइन कन्वेंशन का यहाँ वाला रिजल्ट, क्या ये अलग अलग हैं या बिल्कुल आइडेंटिकल रिजल्ट्स हैं? आइडेंटिकल। विदाउट साइन कन्वेंशन का प्रीवियस रिजल्ट और विदाउट साइन कन्वेंशन का नया रिजल्ट अलग अलग है, माइनस का डिफरेंस है। ठीक, अभी तो ये दो केस है, दो केस और बचे हैं अभी। अभी तो आपने एंगल आर को कम दिखाया है, मतलब म्यू2 को डेंसर माना हुआ है, म्यू2 रेरर बनेगा तो वो तीसरा केस हो जाएगा। यानी कि जितने केसेस होंगे, अगर आप डेरिवेशन बिना साइन कन्वेंशन के करोगे तो जितने केसेस बनेंगे उतने फॉर्मूले बनेंगे, फिर हर केस का एक नया फॉर्मूला, हर केस की एक नई इक्वेशन। और अगर मैं डेरिवेशन विद साइन कन्वेंशन कर रहा हूं तो केसेस वेरी करने के बावजूद भी आपका जो एंड रिजल्ट आने वाला है वो सबके लिए सेम आएगा। अब आप बताओ क्या चीज ज्यादा कन्वीनियंट है? 5 केसेस है तो क्या मैं 5 फॉर्मूले याद करूं या 5 केसेस के लिए एक सिंगल फॉर्मूला याद करूं? कन्वीनियंट कौन सा होगा हमारे? समझ में आया? ये रीजन है कि जब आप डेरिवेशंस को विद साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो आप सारे केसेस के लिए सिमिलर इक्वेशन पाते हैं। और ये हम लोग अपने लिए बेनिफिट कर रहे हैं कि हम एक सिंगल इक्वेशन से रिफ्रैक्शन की मल्टीपल केसेस को सॉल्व कर सकते हो बाय द सिंगल इक्वेशन। अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम क्या होती? 4 केसेस 4 इक्वेशन, 4 बार 4 इक्वेशंस लर्न करनी पड़ती है हमें। आई बात समझ में आपको ये चीज? Yes, sir. तो ये रीजन है, मतलब ये कंफ्यूजन अब आगे से हटा देना कि जब भी आप डेरिवेशंस करते हो विद साइन कन्वेंशन तो उसका पर्पस होता है टू हैव अ सिंगल इक्वेशन फॉर ऑल द पॉसिबल केसेस इन दैट सिचुएशन। सिचुएशन यहाँ पर है रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस। इसके 4 केसेस हैं, सरफेस कॉनकेव है, सरफेस कॉन्वेक्स, ये 2 हो गए। कॉनकेव के अंदर 2 केसेस, पहला मीडियम डेंसर है कि दूसरा मीडियम डेंसर है। तो हमने क्या किया है, 4 फॉर्मूलों को रिड्यूस करके सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, और आगे से अब हम सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। आई बात समझ में? यस Yes, sir. सर, टेलीस्कोप में तो हम लोग नहीं यूज करते। करते हैं बच्चा, पता नहीं आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ा है, हर जगह करते हैं। अब हमें नहीं पता आपके लोगों ने कहाँ कैसे पढ़ा है, तो उसमें उस पर कमेंट अभी नहीं करूंगा, जब हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे उसको। इसीलिए मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन में भी आप साइन कन्वेंशन को यूज करके डेरिवेशन करते हो, ताकि एक ही फॉर्मूले से आप सारे केसेस के मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर पाए। बोलो भाई, ठीक है ना? अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं इसके, आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाता हूँ। लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, लाइक ऐसा कुछ है, अब मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ। लेफ्ट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट 3 है और राइट साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 1 मिलीमीटर हाइट का एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ दिस सरफेस गिवन एज 20 सेंटीमीटर। फटाफट करके बताइए, इसमें जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा? पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। सिंपल सा क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए पहली बात। अभी फॉर्मूला अभी तो मालूम होगा ही, एटलीस्ट डिराइव किया है। देखिए, तो एक फॉर्मूला ये है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू वन बाय आर। एक फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, और एक फॉर्मूला आप यूज करो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
μ1 by μ2 v by u। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, डिराइव नहीं होंगे बार बार। यही दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में चलेंगे आपके। इसमें डेटा एंटर कर दो, डेटा एंटर कर लो आप, फटाफट आंसर आ जाएगा। μ1 3 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज पर द साइन कन्वेंशन, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड नेगेटिव डिस्टेंस है, अप साइड पॉजिटिव है एंड डाउन साइड नेगेटिव है, इन सबको फॉलो करो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30, μ2 2 अपॉन v इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 विच इज 2 - 3, और रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 20, क्या लगाएंगे उसके आगे, प्लस या माइनस? 20 के आगे, मतलब रेडियस का साइन क्या रखेंगे? प्लस। हाँ, तो रेडियस का साइन सेंटर की लोकेशन से देखा करो। साइन ऑफ रेडियस, लोकेशन ऑफ सेंटर, सेंटर इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड विच इज पॉजिटिव, तो आर की साइन प्लस में। अब चेक कर लो इससे v कितना आएगा फटाफट, है ना, v की वैल्यू -40/3 -40/3। तो माइनस मतलब किस टाइप का इमेज है ये? माइनस में v आ रहा है, इसका मतलब ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? पीछे अभी वर्चुअल वर्चुअल, माइनस मतलब ये वर्चुअल। एक बात तो क्लियर हो गई कि वर्चुअल इमेज है। और 40/3 माइनस में आने का मतलब कि जो ये पोल होगा इससे 40/3 लेफ्ट साइड पर होगा, पोल से 40/3 लेफ्ट साइड। और बच्चा लोग साइन कन्वेंशन यहाँ समझ लेना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भी आगे का जो टॉपिक बचा हुआ है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो v -40/3। अब आप मैग्निफिकेशन वाली साइड पे जाओ, तो मैग्निफिकेशन वाली साइड पर क्या है? 8/27 हाँ जी, HI निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो +1 मिलीमीटर रखेंगे इसको। पूरा पूरा साइन कन्वेंशन, μ1 3, μ2 2, v जो कैलकुलेट किया है -40/3 और u -30। अब आप इसको पूरा एज इट इज साइन कन्वेंशन से देख लो कि HI की क्या वैल्यू बनती है। तुम्हें इसमें देखो लॉजिकल पोर्शन नहीं है, आपका फॉर्मूला अगर आपके सामने है और आपने साइन कन्वेंशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है तो कभी भी आंसर गलत आएगा ही नहीं, और कैलकुलेशन सही रही हो। क्या बनेगा HI की वैल्यू इसके हिसाब से? 2/3 प्लस की माइनस? प्लस। 2/3 मिलीमीटर। तो प्लस 2/3 30 बननी चाहिए 30। सर, मिलीमीटर है। वो मिलीमीटर में हाँ तो सर 2/3 आएगा। 2/3 मिलीमीटर ही रहेगा। सर 2/3। चलिए, तो प्लस में HI आ रहा है। HI के प्लस में आने का मतलब इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो किस टाइप की इमेज हुई? HI के साइन से आप कह सकते हो कि ये अपराइट इमेज है। अपराइट का मतलब होता है, हाँ, इरेक्ट इमेज, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, दोनों ऊपर की तरफ है। और 2/3 की वैल्यू 1 से कम है, तो आप कह सकते हो कि भाई ये एक स्मॉलर इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। तो कुल मिलाकर के वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड 40/3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड टू द पोल फाइनल इमेज बनेगी। क्लियर हो गया इस फॉर्मूले से? एक सिंगल फॉर्मूला दिया आपको, बता क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, देखो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस के लिए भी। इसमें हम अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फिर प्रॉब्लम की एक और क्लास आएगी जैसे मिरर में की थी ना। अभी तो सिर्फ बेसिक एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे कि कैसे यूज करना है इस क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में इसको। अच्छा, कभी कभी ये हो सकता है आपको, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है कभी कभी कि आपको डबल रिफ्रैक्शंस फेस करने पड़े। कभी कभी ये हो सकता है कि मल्टीपल रिफ्रैक्शंस आएंगे। जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पढ़े हैं आपने, वैसे ही मल्टीपल रिफ्रैक्शंस भी आएंगे, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। बट उसके पहले देखो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, जिसका बेसिक कंसेप्ट होता है रियल और एपरेंट डेप्थ का। तो हम इसको अलग डेरिवेशन नहीं करने जा रहे कोई, हम इसकी अलग डेरिवेशन इसलिए नहीं करने जा रहे, कोई हमको जरूरत भी नहीं है उसकी अलग डेरिवेशन करने की। देखो क्यों, आपका जो ये डेरिवेशन किया अभी हमने, जितनी मेहनत की अभी, वो वही मेहनत यहाँ पर काम आ जाएगी। कि अगर एक प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस की एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो आप प्लेन सरफेस को ऑटोमेटिकली एक ऐसा सरफेस मान सकते हो जिसका रेडियस टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। सेम फॉर्मूला जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाओ। तो कुछ नया फॉर्मूला नहीं आने वाला,
एक डेरिवेशन कर ली, अब बस बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे। फॉर्मूला ये था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर। आर को इनफाइनाइट कर दो, प्लेन सरफेस का फॉर्मूला आ जाएगा, विच मीन्स कि अगर इस प्लेन सरफेस में हमने यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हो, मान लो इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, सपोज दैट, और वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आपसे कही जाए कि 40 सेंटीमीटर पर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 की वैल्यू 3 है, और 40 की जगह इसको कुछ ऐसा कर ले जो 30 है, तो आप इसका इमेज लोकेट कर सकते हो इसी फॉर्मूले से, कुछ नया फॉर्मूला नहीं लगाना है। μ2 3 डिवाइडेड बाय v जो कि निकालना है, μ1 फर्स्ट मीडियम 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप प्लेन सरफेस में भी पोल को डिफाइन कर लो, और पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस 30 है, साइन कन्वेंशन में माइनस है बिकॉज प्लेन सरफेस के राइट साइड पॉजिटिव, प्लेन सरफेस की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव, इक्वल टू राइट साइड में जब r इनफाइनाइट कर देंगे तो टोटल वैल्यू 0। चेक कर लो v की वैल्यू क्या बन जाएगी इसके हिसाब से, और आंसर आ रहेगा माइनस 45 v इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर। तो अब इसको अगर आप रे डायग्राम से दिखाना चाहोगे ना तो ये दिखा सकते हो, अगर आपको रे डायग्राम दिखाना ही पड़ जाए कहीं तो ये कर देना। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से एक रे प्लेन सरफेस पे लाइए और वो रिफ्रैक्ट होकर के मान लो कुछ इधर चली जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ा सा इस तरफ, और उस रिफ्रैक्टेड रे को ना बैक साइड पर आप एक्सटेंड करते जाओ उस रिफ्रैक्टेड को, कि आपको पता चल चुका है कि 45 सेंटीमीटर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज लेफ्ट साइड है, तो रिफ्रैक्ट करके इमेज वाला पॉइंट लेफ्ट साइड पर दिखा दो रे डायग्राम बना करके, कि पॉइंट इमेज जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा और ये 45 सेंटीमीटर पे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लेन सरफेस के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम साइड पे ही रहेंगे, इसका ध्यान रखना, वो कभी अपोजिट साइड आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, देखो यहाँ पर जब आप r को इनफाइनाइट पुट कर रहे हो ना, अगर r इन्फिनिटी, तो रिजल्ट क्या बन रहा है कि v इक्वल टू, रिजल्ट बनेगा v इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 मल्टीप्लाइड बाय u। तो अगर u नेगेटिव आएगा तो v भी नेगेटिव आएगा, और u पॉजिटिव आएगा तो v भी पॉजिटिव आएगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा आपको सेम साइन के मिलेंगे, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, जिसका मतलब प्लेन सरफेस के केस में आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि ऑब्जेक्ट और इमेज ऑलवेज सेम साइड पर, दोनों लेफ्ट मिलेंगे। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट है तो इमेज भी लेफ्ट होगी, ऑब्जेक्ट राइट है तो इमेज भी राइट साइड होगी। और इमेज का फॉर्मेशन किन रेज के थ्रू होगा, ये तो मैथमेटिकल हो गया। इमेज का फॉर्मेशन कौन सी रे को लेकर के किया गया है, तो एक रे तो मैंने आपको दिखाई है, बट सिंगल रे से कभी इमेज बनती नहीं है। रे इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम 2 रेज इंसिडेंट करानी पड़ती है, मिनिमम 2 रेज दिखानी पड़ती है सर ओ से पी। हाँ, तो एक रे आप ये वाली दिखाएंगे, एक रे आपको दिखाना पड़ेगा जो पॉइंट ओ से पॉइंट पी की तरफ आई होगी और वो अनडेविएटेड आगे चली गई होगी, तो मिनिमम 2 रेज दिखानी है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे 1 और ये इंसिडेंट रे 2, इंसिडेंट रे 1 का रिफ्रैक्टेड रे 1, इंसिडेंट रे 2 का रिफ्रैक्टेड रे 2, और दोनों रिफ्रैक्टेड रेज पीछे जाकर के पॉइंट आई पर मिल रहे जहां पर इमेज बन रहा, और ये रिफ्रैक्टेड रेज का वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज आप कहोगे वर्चुअल इमेज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, इसके लिए मल्टीपल डेरिवेशंस लोग करवाते हैं, लेकिन मैं फिर तुमसे कह रहा हूं कि आप एक सिंगल फॉर्मूले से रिफ्रैक्शन की जितने भी केसेस हैं वो सब सॉल्व कर सकते हो बाय द सिंगल फॉर्मूला, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, स्फेरिकल में भी चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो प्लेन हो, तीनों को सिंगल फॉर्मूले से करना है हमें क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट पूछना चाहूंगा। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकल पोर्शन पे आने लगे। हमने स्फेरिकल सरफेस की जब डेरिवेशंस की थी तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पोल के काफी क्लोज माना था, और आप उसी फॉर्मूले का यहाँ यूज कर रहे हो। तो जितनी भी ये डेरिवेशंस की गई थी, इन डेरिवेशंस में ये माना गया था जो रे पोल से जा रही है उसको तो आप स्ट्रेट दिखाते हो, लेकिन जो किसी एंगल पर रे कंसिडर करते हो उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल के काफी नजदीक है, पोल के काफी क्लोज है, और इसी से फॉर्मूला आया है। इसी फॉर्मूले में आर को इनफाइनाइट रखा है, तो जो एजम्पशन स्फेरिकल सरफेस के डेरिवेशन में लगी थी वही एजम्पशन प्लेन सरफेस में भी काम कर जाएगी। मतलब ये कि जो ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट पी दिखा रहे हैं ये काफी क्लोज पॉइंट्स होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनना चाहिए
वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 एंगल बनना चाहिए। यानी कि ये जो रे, ये जो इमेज दिखाई गई है, ये इमेज कौन सी दो रेज कंसिडर की गई है? रिपीट कर रहा हूं मैं, एक रे वो कंसिडर की गई है जो प्लेन सरफेस के नॉर्मल है, और दूसरी रे प्लेन सरफेस के नॉर्मल के काफी क्लोज है, क्लोज टू द नॉर्मल। यानी कि जिन दो रे को लेकर के आप इमेज फॉर्मेशन दिखा रहे हो, वो नॉर्मल वाली रे होनी चाहिए और नॉर्मल के काफी क्लोज वाली रे होनी चाहिए। इस बात को अगले एग्जांपल में देखो, क्या कहना चाह रहे हैं वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो। यहाँ पर जो स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ वो ये, ताकि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कि क्या मतलब हुआ इसका। सपोज दैट ऊपर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा μ2 है, नीचे की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, और बॉटम पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। बॉटम पॉइंट पर हमने यहाँ पर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से दो ही रे तो बाहर आएंगे नहीं, नंबर ऑफ रेस तो किसी भी ऑब्जेक्ट से मोर देन 2 बाहर आएंगी, इनफाइनाइट रेस निकलती हैं ऑब्जेक्ट से। तो अगर आप इसकी रेज को कंसिडर करेंगे तो कई सारी रेज दिखाओ, इसमें कुछ रेज ऐसे भी निकलेंगी, कुछ रेज इधर भी जाएंगी, कुछ रेज ऐसे भी जाएंगी, बहुत सारे एंगल्स पर रेज आएंगी, ठीक है। और जो भी रे होंगी वो हर एक रे रिफ्रैक्ट होगी, जितनी भी रे आप दिखा रहे हो वो सब रिफ्रैक्ट होंगे। और ये जो नॉर्मल वाली रे है ये तो सीधे चली गई, बाकी सबको आप थोड़ा थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके दिखा दो। इसको रिफ्रैक्ट कर देंगे, इस रे को रिफ्रैक्ट करोगे, हर एक रे अपने अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से रिफ्रैक्ट होती चली जाएगी। तो क्या इन सबको एक्सटेंड करने पर, अब मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैंने जो फर्स्ट रे है, ये कुछ नाम देना पड़ेगा इसका यार, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। पोल, इसको आप ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, इसको डी नाम दे दें। और मैं ये कह रहा हूं कि जो ए वाला पॉइंट है वो बहुत ही क्लोज है, डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम आपको समझाने के लिए है, वेरी क्लोज टू पी है। लेकिन जो बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, वो डी पॉइंट है, दे आर अवे फ्रॉम द पॉइंट पी, वो पॉइंट पी के क्लोज नहीं है। तो जो अभी हमारा पीछे कंसेप्ट था, जो हमारा पिछला वाला कंसेप्ट था, वो क्या था? मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे था, और क्या डेटा यूज किया था हम लोगों ने यार? μ1 कितना यूज किया था? μ1 था 2 और μ2 3, वही डेटा यहाँ पर भी यूज करेंगे, सो दैट कि सेम वैल्यू आ जाए। सर ये सब हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ना सर कि इससे ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की लाइन वही बन जाए ऊपर। हाँ हाँ हाँ, मैं डेटा चलो चेंज कर लेता हूँ। μ1 को आप ना, μ1 को कुछ और मान लेते हैं, μ1 को 3 मान ले, उल्टा कर दो, μ2 को 2 मान लीजिए। तो आप पहले तो रिजल्ट निकाल सकते हो। रिजल्ट क्या लगाओगे? μ2 अपॉन v। नहीं सूरज, इसके लिए कर रहे हैं तो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट्स इनके न्यूमेरिकल्स में बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि फॉर्मूले की आदत है, और फॉर्मूले की आदत है, लेकिन फॉर्मूले के लिमिटेशन को याद करने की आदत नहीं है। इसमें μ1 3 है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, μ2 2 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 है, ठीक है ना। या चेंज कर दें इसको, थोड़ा सा 2 और 3 कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर 2 ले लो और यहाँ पर 3 ले लो। तो इससे क्या होगा? v की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -20, और स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से। तो अब आप क्या करोगे? जो पॉइंट ए वाली रे है, इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसकी जो इमेज होगी, पॉइंट ए के रिफ्रैक्टेड रे को जब पीछे बढ़ाओगे, तो ये वाला इमेज जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये इमेज आपका 20 सेंटीमीटर पे दिखेगा। लेकिन पॉइंट बी जो बड़े एंगल पर जा रहा है, पॉइंट बी, तो अगर हम पॉइंट बी की रे को एक्सटेंड करेंगे, पॉइंट बी की रे को, तो उस रे के करस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो आप 20 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाएंगे। और प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या ये सारी रिफ्रैक्टेड रे एक ही जगह जाकर के मिलेंगे? जो पॉइंट ए से रे रिफ्रैक्ट हुई है, इसको पीछे बढ़ाओ, पॉइंट बी से जो रिफ्रैक्ट हुआ इसको पीछे बढ़ाओ, पॉइंट सी से जो रिफ्रैक्ट हुआ इसको पीछे बढ़ाओ, क्या इन सब का इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट पर होगा किसी? नो सर। नहीं हो पाएगा। No, sir. ये एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी दो रे कंसीडर कर रहे हो इमेज को फॉर्म करने के लिए, कौन सी दो रे। नंबरिंग करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। रे 1, रे 2, रे 3, रे 4 और रे 5, 5 है मान लो। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन रे 1 और रे 2 को लेके करूंगा तो क्या मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं?
अगर इमेज का फॉर्मेशन रे Yes. वन, सर यस, सर हाँ यही समझना है आपको कि ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, ये तब यूज कर सकते हो जब आपने इमेज की फॉर्मेशन जिन दो रेज को कंसिडर की है उसमें से एक रे नॉर्मल इंसिडेंस होनी चाहिए, दूसरी रे नॉर्मल के काफी क्लोज होनी चाहिए। इनके अलावा की कोई दो रे अगर कंसिडर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज फॉर्मेशन रे 2 और रे 3 से दिखाना चाहते हो कि रे नंबर 2 और रे नंबर 3 को इंटरसेक्ट कराएंगे, देखिए इमेज बाय रे 1 एंड रे 2, इसके लिए फॉर्मूला वर्क करेगा, म्यू 2 बाय वी इक्वल्स टू म्यू 1 बाय यू, आर इन्फिनिटी है, ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चलेगा। इमेज बाय 1 और इमेज बाय 3, क्या ये फॉर्मूला वर्क करेगा? हमने एक नो नॉर्मल सर, क्यों नहीं नो करेगा? सर, हमने हाँ सर। एक रे नॉर्मल का यूज की है, लेकिन एक रे बड़े एंगल की यूज कर दी आपने, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं इसके लिए। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन इमेज बाय रे नंबर 2 और रे नंबर 3 को यूज करूं तो, और ये 2 और 3 काफी क्लोज हैं, 2 एंड 3 मान लेते हैं काफी क्लोज हैं, अगर तब भी नहीं काम करेगा। भले अगर मान लिया जाए कि रे 2 और रे 3 काफी क्लोज हैं, तब भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बिकॉज रे 2 और रे 3 में से कोई भी रे नॉर्मल इंसिडेंस की रे नहीं है। रे 2 जिस रे का मतलब रे 2 पॉइंट ए से रिफ्रैक्ट हुई है जहां पर इंसिडेंस नॉर्मल नहीं है, रे 3 पॉइंट बी से रिफ्रैक्ट हुई है, वहां पर भी इंसिडेंस नॉर्मल नहीं है। तो इमेज बाय रे 2 और रे 3 नो फॉर्मूला। तो ये बड़ा क्लियर करने वाली जरूरत है कि ये जो म्यू 2 बाय वी माइनस म्यू 1 बाय यू है, फॉर्मूला तो है, लेकिन ये एक खतरनाक फॉर्मूला भी है। खतरनाक फॉर्मूला इसलिए है कि अगर आपको ये नहीं मालूम, अगर आपको यही नॉलेज नहीं होगी ना, या ये आइडिया नहीं है कि कौन सी दो रेज की इमेज के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो आप क्या करोगे, कोई भी दो रे दे दी गई, वही फॉर्मूला यूज करके चले आए, करोगे गलत आंसर। सो रिपीट कर रहा हूं, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, या फिर म्यू 2 बाई वी इक्वल टू म्यू 1 बाई यू फॉर द प्लेन सरफेस, बिकॉज उसका रेडियस इनफाइनाइट है। तो इस रिलेशन से आप इमेज की लोकेशन तभी बताना जब आपने एक नॉर्मल रे कंसिडर की हो और दूसरी रे नॉर्मल के बहुत ही क्लोज कंसिडर की हो, तब जाकर के इसको आप आंसर ला सकते हो। सर तो इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या हुआ सर, क्योंकि जो बता रहे हमारी आईज में रेज जा, अच्छा अच्छा, बता रहे सब बता रहे हैं आपको। वो ये है, मान लें कि इस तरफ मतलब नीचे के साइड वाटर वाला मीडियम आपका रियल लाइफ कह रहे हो, तो और ऊपर एयर का केस है, ठीक है आपका, और कोई क्वाइन आपका पानी में गिर गया है, ठीक है। अब आप उस क्वाइन को देखना चाहते हो कि पानी में वो कहाँ पर है, तो आपकी आई की लोकेशन मैटर करती है। अगर आप बिल्कुल क्वाइन के ऊपर अपनी आई को पुट करते हो, ठीक है ना, अपनी आंखें अगर बिल्कुल आप आई के ऊपर क्वाइन के ऊपर रखते हो, और दूसरी बार आपने कहा कि आपकी आईज यहाँ कहीं पर है, आई टू का मतलब पर्सन 2 की आई है, और I1 का मतलब पर्सन 1 की आई। ये सेम पर्सन की दो आंखें नहीं है, दो अलग अलग पर्सन की आंखें हैं। तो जो I2 है वो कौन सी रेस को रिसीव करेगा, आप खुद सोचो। क्या क्वाइन से निकलने वाली नॉर्मल रे, क्वाइन से निकलने वाली नॉर्मल रे I1 में जा पाएगी, I2 में जाएगी? नो सर, नो सर। नहीं जाएगी। नो सर, नहीं जाएगी। तो अगर आपसे ये कहा जाए यहाँ पर कि ये क्वाइन पानी के अंदर, मान लो आपसे कहा जाए कि ये क्वाइन पानी के अंदर कुछ 30 सेंटीमीटर पे ही है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 होता है और एयर का 1 होता है, तो इस I1 को क्वाइन कहाँ पर दिखेगा, मतलब इसके हिसाब से लोकेशन ऑफ क्वाइन क्या बनेगी। तो लोकेशन ऑफ क्वाइन अगर आपको I1 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है, तो इनके लिए तो फॉर्मूला काम कर ही रहा है, म्यू 2 बाई वी माइनस या इक्वल टू म्यू 1 बाई यू। कैलकुलेट कर लो इससे कितना आएगा इसके हिसाब से। तो म्यू 2 इज एयर, वी निकालना है, म्यू 1 वाटर 4/3, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि हमको पता है दोनों सेम साइड आने वाले हैं, तो बिना साइन कन्वेंशन के निकल दो, इसमें 30 कर दो। इससे आपका आंसर क्या आएगा जानते हो, वी की वैल्यू 22.3
5 सेंटीमीटर। यानी I1 को ऐसा लगेगा, I1 को ऐसा, ये देखिए ये क्वाइन का रियल लोकेशन है, इसी को आप रियल और एपरेंट कहते हो। रियल लोकेशन तो उसका 30 है, लेकिन I1 को उस क्वाइन की एपरेंट लोकेशन जो दिखेगी, मतलब I1 की नजर में वो क्वाइन एपरेंटली कहां पर दिख रहा होगा, तो एपरेंट लोकेशन ऑफ दैट क्वाइन विल बी 22.5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। इसी को रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के नाम से भी पढ़ते हो आप। लेकिन क्या I2 को भी क्वाइन वहीं पर दिखेगा? क्या इनको नो भी? सर, नो सर। नो सर। तो इनके लिए एपरेंट लोकेशन क्वाइन की क्या बनेगी? इनके लिए अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द एपरेंट लोकेशन ऑफ क्वाइन, तो मैं बोल रहा हूँ इनकी एपरेंट लोकेशन 22.5 नहीं होगी। क्या होगी मुझे नहीं पता, बट इनके लिए 22.5 तो नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि दूसरी रिफ्रैक्टेड रे बहुत बड़े एंगल नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है सर। नॉर्मल वाली तो आएगी ही नहीं। इसकी आंखों में कितनी बड़ी आंखें होंगी भाई आपकी? आपकी हाँ, आंखें, एक आदमी की आंखें कितनी बड़ी हो जाएंगी? क्या इतनी बड़ी आंखें होगी कि यहां से यहां तक आप कवर कर लो एरिया? अरे छोटी सी आंख होती है। आप जो रेज यहां पर आएंगी उन्हीं को तो आपकी आंखों में गिरेंगी। यहां आने वाली रेज आपकी आंखों में कैसे आएंगी भाई? कोई ड्रैकुला की आंखें थोड़ी है, इंसान की आंखों की बात हो रही है। छोटी छोटी आंखें होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रेज को आप रिसीव कर सकते हो। सर क्लियर होगा? इसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा हुई कि कम होगी? हाँ, अब ये क्वेश्चन है आपका कि इसकी एपरेंट डेप्थ 22.5 से ज्यादा होगी या कम होगी। ये आपने सही पॉइंट पूछा, हालांकि मैं खुद आपको पूछने जा रहा था। देखो क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आओ। चलिए जी, अब वैसे बताना आप ही को चाहिए था, बट फिर भी चलो, क्वाइन आपका गिरा है बताऊंगा मैं। चलो क्वाइन मान लेते हैं इधर। अब आप क्या करो ना, अगर हमारी दैट मीन्स कि ये सब कुछ व्यूअर पे डिपेंड करता है। अगर व्यूअर कहाँ पर है, तो अगर हमने मान लिया कि हमारा व्यूअर थोड़ा सा दूर है, इधर की तरफ है, मतलब नॉर्मल लाइन से दूर है, क्वाइन की जो नॉर्मल लाइन जा रही है ना, उससे आप बहुत दूर हो। मान लो आप इससे 60 डिग्री एंगल पे जाके खड़े हो गए, तो आपके लिए रियल एपरेंट का फॉर्मूला नहीं है। क्या करना चाहिए? देखो 60 डिग्री हटा दे, वरना फिर आप पता चला इसको यूज करने लोगों न्यूमेरिकल में। इसके अंदर पहले तो रे कौन सी कंसिडर करोगे? तो हम दो रेस दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम दो रेस कौन सी दिखा रहे हैं। हमने माना यहाँ पर कोई रे गई और वो रिफ्रैक्ट होकर के इधर कुछ आई, एक और रे दिखाएंगे और ये रिफ्रैक्ट करके मान लो यहाँ पर आ गई। तो आप क्या करोगे, जो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं इनको एक्सटेंड करो। और एक जो दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है, इसको, थोड़ा डायग्राम गलत बन रहा है मुझसे, मैं एक बार थोड़ा सही कर दूं। डायग्राम मुझे सही करना पड़ेगा यार। देखिए हम थोड़ा सा ना, इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मान लो कुछ ऐसे दिखाते हैं, और इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कुछ ऐसे दिखाते हैं। तो अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आप पीछे की तरफ लेकर के आओ, बैक साइड एक्सटेंड करो, एक यहाँ पर, और इसको बैक साइड एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं पर दिखेगा। पहली बात तो वो क्वाइन की जो एपरेंट लोकेशन होगी, पहली बात तो एपरेंट लोकेशन डायरेक्टली ऊपर नहीं होगी। एपरेंट लोकेशन ऑफ क्वाइन डायरेक्टली ऊपर मिलेगा ही नहीं। पहली बात, थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड होगा वो। एक तो उसकी एपरेंट लोकेशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगी, और प्लस उसकी एपरेंट डेप्थ भी कम आएगी। एपरेंट डेप्थ कम आएगी उसकी। जो इंसान यहाँ पर खड़े होकर देख रहा था, बिल्कुल ऊपर, जो यहाँ से देख रहा था, उसको ये क्वाइन वर्टिकली ऊपर दिखेगा, लेकिन जो बड़े एंगल से देखेगा उसको ये क्वाइन वर्टिकली ऊपर के साथ साथ हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पर भी दिखेगा। और आपके लिए अभी टारगेट है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, कर पा रहा तो बताना, मैथ लगेगी अच्छी वाली। इस क्वाइन की डेप्थ को हम h मान लेते हैं, क्वाइन की डेप्थ h है, और मान लेते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ है ये r है, और दूसरा वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगभग r है। दैट मीन्स कि ये r प्लस dr है, और यहां पर मेरा i है। ठीक है जी।
तो आप, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है जो कि 1 है। अब आपके लिए टारगेट है, जो ये एपरेंट लोकेशन बनी है इसकी ये डेप्थ फाइंड आउट करिए कितनी बनेगी, एच की वैल्यू कितनी बनेगी, और आपको ये अपना आंसर देना है। एच की वैल्यू बतानी है, किनके फॉर्म में बतानी है, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डेप्थ एच, एक्चुअल डेप्थ यानी कि जो रियल डेप्थ है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों के फॉर्म में आपको बताना है कि एपरेंट डेप्थ कितनी बनेगी। और जब आपका रिजल्ट आ जाए, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो उस रिजल्ट में एंगल आर को टेंडिंग टू 0 कर देना, और एंगल आर को टेंडिंग टू 0 करके आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाना चाहिए, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू 0। अब आपको मेरी बातें समझ आई है कि नहीं आई है कि ये जो रियल और एपरेंट डेप्थ के कंसेप्ट आप पढ़ते हो तो फॉर्मूला किस कंडीशन में काम करना है और जनरल वर्किंग किस कंडीशन में काम करनी है हमारी। फॉर्मूला तब वर्क करता है जब आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर से जाकर के देखिए, इसको बोला जाता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब होता है ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एग्जैक्टली अबव द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से बड़े एंगल पर जाकर के खड़ा हो जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट की जो एपरेंट लोकेशन है फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं होगी, ये कैलकुलेट होगी, हिंट कर रहा हूं, ज्योमेट्री और स्नेल्स लॉ को लगा करके। कुछ ज्योमेट्री फॉलो होगी मैथ की, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और कुछ आप स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे। थोड़ी सी हिंट यहां पर मैं देते जा रहा हूं, उसको रहना। आप पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करेंगे और दूसरे वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करना है तुम्हें आई प्लस डी आई से। अब आगे क्या करना है सोच लीजिएगा, इसको स्नेल्स लॉ फॉलो करना है और बाकी कुछ मैथ लगेगी। अब क्या मैथ लगनी है वो नहीं बता सकते, बिकॉज वो बता देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। सिचुएशन क्लियर हो गई आपको रियल एपरेंट के कंसेप्ट की? यस Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन समझा दें आपको, फटाफट देखना प्रॉब्लम्स। इसमें मछली और चिड़िया का प्यार है भाई, देखो तो ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कौन किसको देख रहा है, देखो दोनों ही एक दूसरे को देखेंगे। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। फिश के लिए आपको 36 सेंटीमीटर की डेप्थ दी गई है और बर्ड के लिए भी सेम डिस्टेंस है। तो फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। अब एक बार बताइए, एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड मतलब कि कौन किसको देख रहा है इस केस में, देख कौन किसको रहा है, फिश देख रही है। फिश लुकिंग एट बर्ड, ठीक है ना। तो इसमें रे कहां से आएगी, अगर Bird बर्ड से वाटर fish. से आएगी, एयर पे। एयर टू वाटर Air Air to water. हाँ तो बर्ड टू फिश जाएगी ना, ऑब्जेक्ट बर्ड हो गया हमारा। तो ऑब्जेक्ट अगर बर्ड हो गया तो आप सिर्फ वैल्यू याद करिए, म्यू1 कितना रखोगे, म्यू2 कितना रखोगे और यू कितना रखोगे, बस बाकी तो वी निकल ही जाएगा फॉर्मूले से। तो अगर बर्ड के साइड से रे आनी है तो वो एयर है, तो म्यू1 1, फिश के साइड पे जाना है यानी वाटर, म्यू2 4/3, और यू मतलब बर्ड की डिस्टेंस, तो बर्ड की डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर दे रखी है। फॉर्मूला यूज करके वी निकाल लो, आपका प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, म्यू2 बाई वी इक्वल टू म्यू1 बाई यू, इतना रखना है। साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है बिकॉज सेम साइड आंसर आना है। तो आप चेक कर लो इससे वी कितना आएगा, जस्ट वैल्यू एंटर करके, म्यू1 की वैल्यू, म्यू2 की वैल्यू और यू की वैल्यू बता दें भाई कितना आएगा इसके हिसाब से आंसर जो आ रहा है। सर 48। 48 मतलब कि इस फिश को ऐसा लगेगा कि जो बर्ड है वो 48 सेंटीमीटर के ऊपर है, जबकि रियल में वो 36 पर है, अपने से दूर दिखेगा उसको। फाइंड दूसरा वाला, फाइंड क्या लिखेंगे इसमें, फाइंड एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, मतलब इसमें क्या लिखोगे, इसमें उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट पलट गया, क्या लिखेंगे बता रहे हैं। म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। और यू तो फिलहाल क्या सेम ही है, ओके हाँ, म्यू1 पलट दीजिए, म्यू1 को 4/3 कर लो, म्यू2 को 1, यू फिलहाल सेम है, 36 दोनों हैं। तो अब इसके हिसाब से देख लो इसका आंसर क्या आएगा, यू इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। इससे वी की वैल्यू क्या बनेगी, तो 27। तो यानी कि जो फिश 36 सेंटीमीटर डेप्थ पे है वो 27 पे ही दिखेगी। और फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो आप फिगर को देखो, बर्ड एग्जैक्टली फिश के ऊपर है,
नॉर्मल व्यू हो रहा है यहाँ पर। थर्ड पार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, क्या होगा आंसर इसका? एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश, कितना आंसर तो देखोगे? इसमें सर v 36 निकाल लिया तो plus उसे प्लस 48 36 36 हो plus जाएगा। 48 हो जाएगा ना। हाँ मतलब वो क्योंकि मतलब फिश से कितनी दूर हो जाएगी बर्ड, तो बर्ड इस सरफेस से 48 सेंटीमीटर पे है ना जहां से रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो सरफेस से 48 अगर ऊपर है तो फिश से वो 48 प्लस 36, और इधर की तरफ 36 प्लस 26 ठीक है। बात समझ में आ गया आपको ये? यस सर। बेसिक फॉर्मूले पे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बिलो द सरफेस ए बी। इसमें मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है नीचे, इसके बाद एक म्यू इक्वल टू 2 है, उसके बाद म्यू इक्वल टू 1.5 है, और उसके बाद म्यू इक्वल टू 1.8 है। 3 बार रिफ्रैक्शंस होने, ट्रिपल रिफ्रैक्शंस। ये 20 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जर्वर ऊपर है। कहां पर दिखेगा? देखो 3 बार रिफ्रैक्शन दिखाना है आपको। इसमें कंसेप्ट क्या लगाएंगे, सुनना है, लॉजिक सुनना है इसके पीछे, आपका लॉजिक क्या बनेगा और कंसेप्ट क्या लगाओगे। अगर मैं रे डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो रे डायग्राम से पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको परफेक्ट क्लैरिटी बन जाए, उसके बाद देखो क्या बनेगा। अगर इसको रे डायग्राम से देखना चाहें तो सबसे पहले एक रे दिखाओ जो नॉर्मली जाती हो, पहली रे जो नॉर्मल जा रही हो। दूसरी रे आप किसी एंगल पर दिखाएं, सेकंड रे को। अब ध्यान से देखना, मैं डायग्राम तो बहुत बड़े एंगल पर दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर होता रहे। तो पहली रे आपने दिखाई, उसका एक रिफ्रैक्शन हो गया मान लो, उसके बाद अगले सरफेस पर उसका फिर एक रिफ्रैक्शन हो गया। डेफिनेशन याद करना, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट और रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है उसको एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद की रे को एक्सटेंड करके पीछे लाओ, इसको कह दो इमेज 1। सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद की रे को एक्सटेंड करके पीछे लाओ और इसको कह दो I2। अब आप स्टेटमेंट सुनिएगा। इसमें पहला रिफ्रैक्शन कहां पर हुआ है? सबसे पहली बार रिफ्रैक्शन किस सरफेस पर हुआ है? यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करें S2 S2 S2। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ कि S2 के लिए U कितना रखोगे, μ1 कितना रखोगे और μ2 कितना रखोगे। सिर्फ आपको यही काम करना है न्यूमेरिकल्स में। तो सरफेस S2 पर ये रे इंसिडेंट है, देखो इंसिडेंट ऑन S2, उसके बाद रिफ्रैक्टेड बाय S2, बट द रे विच इज रिफ्रैक्टेड बाय S2 is also incident on S3। तो S2 की जो इंसिडेंट रे है वो किस मीडियम में है? जो रे S2 पर इंसिडेंट हो रही है उसका मीडियम क्या है? म्यू इक्वल टू 2। तो μ1 की वैल्यू हुई 2, और S2 से रिफ्रैक्ट करके हम कौन से मीडियम में जा रहे हैं? तो S2 से रिफ्रैक्ट करने के बाद आप जिस मीडियम के अंदर एंटर कर रहे हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी μ2 इक्वल टू 1.5। और U कितना है? तो S2 पे जो इंसिडेंट रे, हाँ इंसिडेंट रे पॉइंट O से आ रही है। अब पॉइंट O सरफेस S2 से कितना नीचे है? पॉइंट O सरफेस S2 से कितना बिलो दिया गया है? 20। अब आप फॉर्मूले से इसका V निकालो, कितना आएगा? फॉर्मूला में बार एक ही फॉर्मूला है यार, μ2 बाई V इक्वल टू μ1 बाई U। कितना आएगा? 15। और याद रखना है प्लेन सरफेस में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड है। तो ये 15 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस है? अगर आप डायग्राम में समझना चाहो तो ये I1 की डिस्टेंस है बिलो S2। I1 की डिस्टेंस बिलो S2, ये डिस्टेंस आपने 15 सेंटीमीटर निकाली है। अब सेकंड रिफ्रैक्शन होगा आपका, सेकंड रिफ्रैक्शन एट सरफेस S3। अब बताओ S3 की इंसिडेंट रेज कौन सी हैं? तो जो रे S2 से रिफ्रैक्ट हुई है वही रे S3 पर इंसिडेंट हो रही है। यानी सरफेस S3 के लिए हम ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर कर लें फॉर द सरफेस S3? I1। हाँ डेफिनेशन I1 पॉइंट को, क्योंकि
जो रेज सरफेस S3 पर गिर रही हैं, सरफेस S3 पर जो रेज स्ट्राइक हो रही हैं, वो रेज ऐसा लगता है कि I1 पॉइंट से आ रही है, ऐसा फील होता है कि वो I1 पॉइंट से आ रही है, तो आप I1 को ऑब्जेक्ट मानेंगे। मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट S2 और इसकी जो इमेज I1 बनी है उसको अगले वाले रिफ्रैक्शन के लिए कंसीडर करो एज ऑब्जेक्ट। अब बताओ यू क्या रखेंगे? 30 सेंटीमीटर। 15 प्लस हाँ, 15 30। तो अब I1 का डिस्टेंस सरफेस S3 से देखेंगे, I1 के डिस्टेंस सरफेस S3 से 30। म्यू1 क्या रखेंगे और म्यू2 क्या रखेंगे? 1.5 तो म्यू1 1.5। म्यू1, हाँ। तो सरफेस S3 पर जो रे इंसिडेंट हुई है उसका मीडियम है 1.5, और जब रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाना है तो रिफ्रैक्ट होके बाहर का मीडियम 1.8 है, तो यहाँ पर 1.8 करूं। अब क्या आंसर आएगा बताओ? V is equal to 36 सेंटीमीटर। 36। Yes, sir. 36. तो ये 36 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस है डायग्राम में देखें तो? ये सरफेस S3 से S3 से S3 से नीचे वाली डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 36 सेंटीमीटर। अब इसके बाद तो कोई रिफ्रैक्शन होना नहीं है, इसके बाद कोई रिफ्रैक्शन नहीं होना, बस यही आपका आंसर होगा कि एपरेंट डेप्थ विल बी 36 सेंटीमीटर। ये आंसर है इसका। हो गया? पॉइंट समझ में आया आपको? लॉजिक समझ पा रहे हो इसका? yes मल्टीपल Yes, sir. रिफ्रैक्शंस में। नेक्स्ट एक और देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों है, रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन दोनों लगाएंगे, थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये भी। A concave mirror is placed inside water with its shining surface upward and the principal axis vertically as shown. Rays are incident parallel to the principal axis of the concave mirror. Find the position of final image. क्या बनेगा इसमें? देखिए, रेज कहां पर इंसिडेंट हो रही है, ध्यान सुनो। रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की एक्सिस के अगर पैरेलल में कोई भी रे आएगी, कॉनकेव मिरर की एक्सिस के पैरेलल में, तो ये रे आएगी तो सीधे बिल्कुल, लेकिन इसके बाद कहां जाएगी याद करिए। मिरर की एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई रे आती है, फोकस। हाँ, तो रिफ्रैक्ट करके आप इसको फोकस पे दिखाओगे। मतलब ये जो रे है, अब मैं थोड़ा डायग्राम सही हो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ लाइनें हटा देते हैं, इसी लाइन पर इसी लाइन पर हम लोग फोकस करते हैं कि ये जो रे आएगी ये जा करके वापस फोकस पे मिलेगी, और फोकस पे जाते हुए वापस प्लेन सरफेस पे जाएगी। तो आप इसका रे डायग्राम ये बनाओ, यहाँ पर एक्सिस दिखा देते हैं मिरर की एक्सिस को, यहाँ पर पॉइंट मिरर का फोकस है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे एक बार वापस रिफ्रैक्ट होगी। जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है वो रे प्लेन सरफेस पर जा करके रिफ्रैक्ट हो जाएगी, प्लेन सरफेस पर जाने के बाद फिर से रिफ्रैक्ट होगी वो। ये बात समझ में आ रही है आपको कि रे एयर से वाटर में एंटर करेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के, और फिर से वाटर से एयर की तरफ जब जाएगी तो एक बार और रिफ्रैक्ट होगी। बोलो भाई इसके बारे में। सर एयर से वाटर में आने वाले रिफ्रैक्शन को हम लोग ने इग्नोर करा इस बार। वो नॉर्मल इंसिडेंस है, उसका रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, एयर से वाटर बिल्कुल सीधी आ रही है रे। अच्छा ओके सर। तो पहली बार कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट टाइम आप नॉर्मल इंसिडेंस में है। अब क्या करोगे, ये जो फोकस वाला पॉइंट है, ये पॉइंट फोकस जिसको कह रहे हो, ये मिरर की पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मिरर के पोल से ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर का। अब आप क्या करोगे ना, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, उस रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे? मतलब हम बात कर रहे हैं, देखिए, रिफ्रैक्शन विच इज आफ्टर रिफ्लेक्शन, विच इज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर।
सर उसके फोकस को मानेंगे सर, क्योंकि वो रेस तो वहीं से ऐसा लगेगा कि इंसिडेंट वहीं से हो रही है। हाँ, ये जो फोकस पॉइंट है इसको ऑब्जेक्ट की तरीके से कंसिडर करेंगे। क्या बनेगा आंसर इसमें? फोकस पॉइंट को अगर ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर रहे हो तो यू कितना रखोगे, म्यू1 कितना रखोगे, म्यू2 कितना रखोगे, क्योंकि बाकी फॉर्मूला है। तो यू इस फोकस पॉइंट को मानेंगे, लेकिन इसका डिस्टेंस आप प्लेन सरफेस से देंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ फोकस है प्लेन सरफेस से कितना नीचे है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन सरफेस अगर देखा जाए तो ये टोटल डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। क्या हुआ जानते हो, गड़बड़ क्या हुई पता है तुम्हें इसमें? सर फोकस बाहर निकल जाएगा सर, एयर में आ जाएगा फोकस। हाँ, तो अब पूरा डायग्राम एक बार चेंज करना होगा। मैं देखूं, देखिए क्या होगा। लाइन सीधी बनाने के लिए चक्कर में बड़ा ये जो रे आ रही है ना, फोकस ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, ये रे इधर कहीं जाएगी वापस, ऐसे कहीं। ये मिरर की अगर आप एक्सिस दिखा रहे हो, ये पॉइंट अगर आप मिरर का एक्सिस दिखा रहे हो, यार एक काम करें, ये डायग्राम सही बन नहीं रहा, डायग्राम अलग से दिखाते हैं। ये सर अलग से बना देते हैं। वो डायग्राम ना उसमें दूसरा गड़बड़ हो गई है। देखिए हुआ ये है, एक रे इस तरफ से आई है, यहाँ से कोई रे मिरर पर गिरी, आपको सेपरेट डायग्राम करके दिखाएं पहले, और ये रे जा करके उसके फोकस पे चली गई। ये पूरा हुआ, अभी आप बाकी सब भूल जाओ। तो ये जो फोकस वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस आपका पूरा 20 सेंटीमीटर का है। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक प्लेन सरफेस था। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्लेन सरफेस था, तो जो रे फोकस पे जानी चाहिए थी वो जाएगी ही नहीं वहां तक। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये रे आगे नहीं जा पाएगी, टुवर्ड्स फोकस जा नहीं पाएगी। उस तरफ स्टार्ट तो करेगी, स्टार्ट करके वो फोकस की तरफ जाना तो चाहेगी, लेकिन बीच रास्ते में मीडियम बदल गया, बीच रास्ते में उसको वाटर से एयर में जाना पड़ रहा है। तो जब वो वाटर से एयर में जाएगा तो सीधे रास्ते पे तो जाएगा नहीं, बीच रास्ते में वो रे डेविएट कर गई वाटर से एयर जाते वक्त, और वो यहाँ कहीं पहुंच गई मान लो। तो अब ये पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा, इमेज पॉइंट। अभी रे डायग्राम समझ में आ रहा है कि अभी भी दिक्कत हो रही है इसमें? मतलब वो तो क्लियर है। अब आप क्या रखोगे प्लेन सरफेस के लिए, फॉर दिस प्लेन सरफेस म्यू1 म्यू2 यू कितना होगा, देखो किसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, डेफिनेशन फॉलो करिए। कौन सी रे प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ही, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे इस प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करेगी। तो जो रे प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट है, नाम दे दे अगर इसको, आपको मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी, इसको पी। अब आप नाम नाम लेकर के बताओ कौन सी रे प्लेन सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्शन के बाद, जो बीसी रे। तो बीसी रे उस एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, कौन से पॉइंट पर? तो एफ। अरे भैया बीसी वाली रे की बात करिए, बीसी वाली रे जो इंसिडेंट रे है, बीसी इज द इंसिडेंट। तो बीसी इज द इंसिडेंट रे, उसको डायरेक्टली देखो कि वो डायरेक्टली पॉइंट एफ की तरफ जा रहा था, तो पॉइंट एफ को आप ऑब्जेक्ट मानेंगे। और पॉइंट एफ जब ऑब्जेक्ट मानेंगे तो वो प्लेन सरफेस से कितना ऊपर है, फोकस 20 सेंटीमीटर पे है, और ये एयर वाली सरफेस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर पे दी गई थी आपको। सर 10 है, 10 सेंटीमीटर। म्यू1 कितना मानेंगे, गलत लिख दिया यार, वो गलत जगह लिख दिया, यू 10 सेंटीमीटर है, म्यू1 कितना मानेंगे? सर म्यू1 वो 4/3 4/3 पॉइंट एफ एज ऑब्जेक्ट है, एज ऑब्जेक्ट। सर म्यू1 1 होगा। बच्चा सुन लो, गलती कर रहे हो यार आप लोग। देखो ये क्यों मानते हो कि ऑब्जेक्ट का मतलब वहां से रे आएगी, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ रे जा भी सकती है। जस्ट बिफोर रिफ्रैक्शन तो वाटर में, तो सर वाटर में होगा। तो बिल्कुल रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे आइए आप लोग। एक्चुअली गलती क्या होती है ना कि आप लोग यही पर ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम है कि किसको ऑब्जेक्ट मानना है, क्या म्यू1 लेना है, क्या म्यू2 लेना है, फॉर्मूला सबको पता है। मैं कह रहा हूं सीधी सीधी डेफिनेशंस को स्टिक कर जाओ। देखो
सिर्फ एक रे तो आई नहीं होगी पैरेलल। आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, सिर्फ एक ही रे नहीं आएगी ना, एक और रे पैरेलल आई होगी, रेज एक और पैरेलल आई होगी। ये रे भी फोकस की तरफ गई होगी, ये रे भी फोकस की तरफ गई होगी। अब आपको दो रेज के थ्रू समझ में आएगा डायग्राम। तो ये दो रेज जो फोकस की तरफ जा रही थी, यही दोनों रेज प्लेन सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हैं। जो दो रे आप प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट दिखा रहे हो, आप सिर्फ एक लाइन याद कर लो ना यार, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है। तो ये दोनों रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ है, तो एफ ऑब्जेक्ट है, बट ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और μ1 μ2 मैंने क्या कहा था, रिफ्रैक्शन से जस्ट पहले देखो, प्लेन सरफेस पर लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो तो वाटर वाले साइड में ही है, इंसिडेंट रे तो वाटर में है ना, और रिफ्रैक्टेड रे एयर में है। इंसिडेंट रे को देखिए, रिफ्रैक्टेड रे को देखिए। इंसिडेंट रे पानी में है, तो μ1 की वैल्यू 4/3 कर दो, μ2 की वैल्यू 1 कर दो। आप इस कंसेप्ट को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि μ2 इक्वल्स टू μ2/v इक्वल्स टू μ1/u। μ2 का ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, μ2 का मतलब रिफ्रैक्टेड रे से है। आप सिंपली ये देखो कि रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में गई है, μ1 का मतलब इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में आई है। इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दूसरे मीडियम में जा सकता है। प्लेन सरफेस पर जो दो रेज इंसिडेंट हुई हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एयर में है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि μ1 भी हम एयर मान ले। ये सर, ओके सर। अभी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर बहुत तगड़ा डाउट है ये। हो गया सर। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है उससे आप यू देखोगे, लेकिन μ1 क्या है उसके लिए सिर्फ और ये देखो कि रे इंसिडेंट हुई किस तरफ से है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, उससे हमारे μ1 से कोई मतलब नहीं हमको। जहां वो इंटरसेक्ट हो रही है वो यू को डिसाइड करने के लिए है। अब आप इसका आंसर लाएं फॉर्मूले को रख करके, तीनों को इसी फॉर्मूले से इसका आंसर क्या बनेगा फाइनली, वी की वैल्यू जस्ट एंटर करो, μ1 7 पॉइंट मान लेते सही आंसर होगा। और ये 7.5, हाँ जी नहीं आ रहा इतना, इतना ही। तो ये 7.5 कहाँ होगा बता रहा हूँ आपको, प्लेन सरफेस पर जा करके ये लाइट रे वापस पॉइंट आई की तरफ जाएंगी, और ये जो पॉइंट आई है ना ये 7.5 पर है, ये इसका आंसर है। अब मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले रे प्लेन सरफेस पर स्ट्राइक हुई, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, और प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई। ये केस है आपका। हो गया, समझ आ गया? अभी भी कंफ्यूजन है कोई? आ गया सर। ठीक है, ध्यान रखना इसको यार, क्योंकि ऑप्टिक्स में ये प्रॉब्लम आती है, मतलब स्टूडेंट्स को ऑप्टिक्स इसीलिए डिफिकल्ट लगने लगती है, वो यू और वी के चक्कर में फंस जाते हैं कि कहाँ यू कहाँ वी, यही नहीं समझ में आता। अच्छा, ये एक पॉइंट था, लास्ट क्वेश्चन है बी अवेयर का। ये मैंने आपको बी अवेयर का कंसेप्ट इसीलिए दिया था। इसमें क्या है, ये एचसीवी का प्रॉब्लम नंबर 26 है। उसमें इनका क्या कहना है कि ये एक बीकर है जिसमें जो, और बीकर में ना यहाँ पर एक होल है, तो आप अपनी आंखों को ना बिल्कुल उस होल पे रखते हो, मतलब एक छोटा सा छेद है उसी से देखना है आपको। बीकर ऊपर से क्लोज है, मतलब ये क्लोज्ड बॉक्स है, आप सिर्फ एक छोटा सा होल है वहीं से देख सकते हो, और कहीं से देखने के लिए जगह नहीं है। इसमें इनका ये कहना था कि इसमें ना एक कॉइन गिरा पड़ा है और आप उसी कॉइन को देख रहे हो, एक कॉइन गिरा है इसके अंदर। वो कॉइन बी जो कि बीकर का सेंटर है उससे 5 सेंटीमीटर पे है, और आई जो है, आई की ये टोटल हाइट, आई की टोटल हाइट ये कुछ 30 सेंटीमीटर दे रखी है उन्होंने, कि आई जो है वो 30 सेंटीमीटर ऊपर है, और बीकर की ये टोटल विड्थ 30 सेंटीमीटर है। बी सेंटर पॉइंट है, उससे 5 सेंटीमीटर पे कॉइन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी जो ये आई है इसको सिर्फ पॉइंट ए दिख रहा है, मतलब जब वो
छोटे से होल से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अंदर झांकने पर, अंदर देखने पर सिर्फ ए दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा वहां से, ओनली ए। तो उनका क्वेश्चन ये है कि जब ये बीकर एम्प्टी है, पूरी तरीके से कुछ नहीं अंदर, हवा, खाली हवा, तो आप ए इज सीन, मतलब आपको ए दिख रहा है, ए इज सीन बाय द आई। उन्होंने कहा कि अप टू व्हाट हाइट इसमें कुछ पानी भरना है, अप टू व्हाट हाइट वाटर शुड बी फिल्ड टू व्यू द क्वाइन। क्या करेंगे यार, क्वाइन देखने के लिए इसमें कितना पानी भर दें? पहली बात तो पानी भरने से क्वाइन दिखेगा कैसे? ऐसा क्या हो जाएगा कि पानी भरते ही क्वाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा? सर वहां सर से जब पानी ray भरता है आएगी, वो एपरेंट दिखना चालू हो जाएगा सर, उसकी इमेज दिखनी शुरू हो जाएगी एपरेंटली। ठीक है, तो अब इसमें ये एपरेंट वाला कंसेप्ट है ना। अब देखो यहाँ पर गलती बताता हूँ क्या करेंगे लोग। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पानी मान लो भर देते हैं इसमें थोड़ा सा, तो एच हाइट तक मान लो पानी भर दिया, एच हाइट तक। एक तो ये ऑटो सेव के चक्कर में पूरा लाइन खराब कर देता है मेरा। इसमें पानी मान लो भर दिया यहाँ तक, कुछ हाइट तक पानी भर दिया आपने। तो पानी भरने से क्या होगा कि जो क्वाइन की रेज होंगी ना, पानी मान लो एच हाइट तक या किसी भी हाइट तक भरोगे आप, तो उससे होगा ये कि जो क्वाइन है उसकी रेज निकलेंगी, और जैसे ही वो वाटर से एयर की तरफ जाएंगी, रिफ्रैक्ट करके वो टुवर्ड्स होल चली जाएगी, रिफ्रैक्ट करके। तो अगर क्वाइन की रे रिफ्रैक्ट करके होल की तरफ चली जाए, तो उस होल में तो आप अपनी आंखें लगाए बैठे ही हो, दिख जाएगा क्वाइन की नहीं दिख जाएगा इस केस में? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे? ये एच निकालना है, नो क्या सर। यहीं पर ब्लंडर है? यही ब्लंडर है। कई सारे लोग इसको ट्राई करते हैं और ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसीलिए बी अवेयर लिखा है मैंने। ये रियल एपरेंट से काम नहीं होगा इसका। क्यों नहीं काम होगा? आप आई की लोकेशन देखो कहाँ पर है, क्या वो क्वाइन के बिल्कुल ऊपर है? नो सर, नॉर्मल आ जाएगा नहीं। और आगे बना रहा कौन यही सी मैं नॉर्मल इंसिडेंट रे नहीं पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि यहाँ फॉर्मूला नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? साइन आएगा और साइन और हाँ, तो मैं हिंट बता दी है, मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। एचसीबी का 26 क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशंस कई बार आती हैं, और जेई एडवांस में 2-3 बार पूछ चुके हैं इसको, जेई मेंस में भी पूछ चुके हैं। और लोग गलतियां क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाया, आंसर टिक किया, और मजे की बात यह है कि वो भी ऑप्शन में होता है आंसर। तो अपना μ2/v = μ1/u फटाफट लगा करके आंसर टिक करके बढ़ गए आगे। उनको ये आइडिया ही नहीं है यार कि इस सिचुएशन में आपका रियल एपरेंट वाला फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जिन एजम्पशंस पर डेरिवेशन चली थी वो एजम्पशन ही काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आई की लोकेशन काफी बड़े एंगल पर दिख रही है आपको, क्वाइन से न जाने कितनी दूर खड़ा है वो। तो आगे आप ट्राई करना है इसको, है ना। आगे के लिए हिंट ये करोगे इसमें, आप यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर मान करके, बाकी आप देखना। तो 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, एक जो पहले दिया था और एक ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें ग्लास स्लैब्स का कंसेप्ट है, इमेज बाय ग्लास स्लैब का कंसेप्ट है, ग्लास स्लैब एंड प्लेन मिरर, ग्लास स्लैब एंड स्फेरिकल मिरर, एंड डबल ग्लास स्लैब। ये 3-4 कंसेप्ट हैं, एंड इसके बाद प्रिज्म आएगा। सर ये जो हम लोग क्वेश्चन लेते जा रहे हो असाइनमेंट के लिए सर, इनका डिस्कशन आंसर भेज दूंगा कल वाले असाइनमेंट का। सर आंसर भेज दीजिए। मैं अभी स्फेरिकल मिरर वाले का आंसर तुरंत भेज सकता हूँ, थोड़ी देर में भेज दूंगा अभी, ठीक है। और इसके 2 आंसर है, लेकिन ये आंसर मैं भेजूंगा नहीं, क्योंकि इसके जो एक क्वेश्चन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई मीन इसका आंसर भेजने के बाद क्या है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो आप, क्योंकि इसके अंदर जो मैथमेटिकल लॉजिक लगना है, जो आईक्यू लगना है ना, मैं सिर्फ वो चेक करना चाह रहा हूँ कि आपके पास वो आईक्यू है या नहीं है। कैसे सॉल्व होगा वो, एचए सॉल्व कैसे होगा, और करने पर आपको रियलाइज होगा, इस क्वेश्चन को करते वक्त तुम समझ जाओगे कि इसमें प्रॉब्लम्स कहां पर हैं। ठीक है, तो मैं मिरर वाला भेज दे रहा हूँ अभी, बाकी आपको ना कल डिस्कस कर लेंगे इसको।